वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स के चैनल पे। हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 2 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट लोग को टिपिकल नज़र आता है, टिपिकल लगता है, उन लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को आराम से ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, डिमांड का मतलब आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ के आए हैं। क्या होता है डिमांड? कि एक कमोडिटी को डिमांड करना, किसके वजह से? उसका बहुत सारा फैक्टर उससे रिलेटेड होता है, उसको हम लोग डिमांड करते हैं। क्या क्या फैक्टर होता है सर? प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब देखते हुए हम लोग क्या करते हैं? कमोडिटी को डिमांड करते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारा डिमांड किए। फिर उस चैप्टर में हम लोग एक रिलेशन लॉ भी पढ़े, क्या कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? घट जाता है, या फिर अगर उसका प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस रिलेशन या फिर इस थ्योरी को जो एक लॉ बताया, उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल दिया था कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड। अब एक डिमांड का जो फंक्शन होता है, डिमांड क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा चीज़। इनमें से जितना भी फैक्टर है वो सब क्या था? तुम्हारा क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं था, क्या था? क्वालिटेटिव नेचर का था। लेकिन ये 3 जो है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये कौन सा नेचर का? क्वांटिटेटिव नेचर का। क्वांटिटेटिव नेचर मतलब इसको हम लोग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, कितना केजी या फिर यूनिट में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव नेचर। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड चैप्टर में हम लोग को क्या बोला था कि कोई भी सामान अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है, या फिर कोई भी कमोडिटी अगर वो सब्सटीट्यूट नेचर का, मतलब चाय की जगह में कॉफ़ी है तो चाय का दाम बढ़ जाता था तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या बताया था कि एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अगर नॉर्मल गुड्स है तो। लेकिन अगर इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ता था तो डिमांड क्या हो जाता था? कम हो जाता था, है ना। तो वो सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़े थे। क्वालिटेटिव नेचर क्या कि बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? तो इलास्टिसिटी और डिमांड जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि एक कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है, उसका डिमांड घट रहा, तो कितना घट रहा, 1%, 2%, 5%, ये इलास्टिसिटी में समझेंगे। एक कमोडिटी का अगर इनकम बढ़ रहा है कोई कंज्यूमर का, तो वो डिमांड भी बढ़ाएगा, तो कितना बढ़ाएगा ये इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। समझ में आया? तो आओ हम लोग इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आया। इलास्टिसिटी होता क्या? इलास्टिसिटी का अगर नॉर्मल मीनिंग हम तुम लोग को बताए तो उसका मतलब होता है लोच, खिंचाव। ठीक है, अब करते क्यों है सर हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते क्यों है? देखो, इलास्टिसिटी पढ़ने का मतलब क्या है? तुम मान लो कुछ सेलर हो, सामान बेच रहे हो, तो तुम अपना सामान बेचने के टाइम में अपना दाम बढ़ाने घटाने का कुछ तो मतलब बिजनेस पॉलिसीज रखता होगा कि मेरा प्राइस जो है, मेरा सामान है, मान लो ये पेन बेचने का तुम बिजनेस कर रहे हो, ये पेन का दाम तुम्हारे अकॉर्डिंग 20 रुपये होना चाहिए। तुम आज इस पेन को 20 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी आने वाला समय में भी तुम 20 रुपये में बेचोगे। तुम इसका प्राइस बढ़ाने मांग रहा है, तुम सोच रहा है कि अब हम ये पेन को कितना में बेचे? 30 रुपये में। तो ये तुम क्या नॉर्मल मतलब दाम बढ़ा लोगे? नहीं, तुमको देखना पड़ेगा अदर फैक्टर को कि मार्केट में तुम्हारा सब्सटीट्यूट भी है कि नहीं। मान लो ये लग्जर का पेन है, तुम लग्जर का पेन बेच रहा था, सामने वाला एक और दुकान है जो हाँ कैमलिन में बेचता है सेम 20 रुपये में, अब दोनों ही एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। तुम 30 में बेचोगे तो तुम्हारा माल बेचेगा, मतलब कोई खरीदेगा नहीं, शिफ्ट हो जाएगा सब। तो तुम्हारा कमोडिटी का नेचर क्या है? इलास्टिसिटी। तुम्हारा प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड में बहुत इफेक्ट आएगा। तो तुम इस टाइम में, इसी के लिए हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं कि हम लोग को पता चले कि कितना प्राइस बढ़ाए कितना घटाए, ताकि हम लोग का डिमांड में उतना इफेक्ट ना हो। मतलब इलास्टिसिटी चैप्टर बिजनेस पॉलिसी बनाने के टाइम में बहुत हेल्प होता है। समझ में आया? अब इलास्टिसिटी का मोटा मोटी कंसेप्ट तुम लोग को होप सो समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आगे हम लोग और भी कवर करेंगे इस वीडियो में। इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आके पढ़ो, देखो क्या लिखा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब परसेंटेज चेंज होगा, कितना क्वांटिटी कितना चेंज होगा तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड में, किसके वजह से? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने की वजह से। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होता है भाई? यही होता है प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब इन सब का किसी का भी कोई भी एक का चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आएगा, कितना परसेंटेज से चेंजेस आएगा, यही इलास्टिसिटी हम लोग को समझाता है। क्लियर है?
अब देखो एक टाइम में इलास्टिसिटी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेगा। मान लो अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहा है तो बाकी सब फैक्टर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। याद रहेगा ये चीज, बाकी सब फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहा है तो बाकी ये वाला ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो यही बोला है कि इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स से, ई ऑफ एक्स से। ठीक है। अब इलास्टिसिटी का 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। क्या क्या, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं ई ऑफ पी से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं ई ऑफ वाई या फिर ई ऑफ आई से डिनोट करते हैं। वाई भी बोल सकते हैं, ई ऑफ वाई या फिर ई ऑफ आई से। क्यों वाई और आई बोल रहे हैं, क्योंकि इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई से ही डिनोट करते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब यहाँ पर क्रॉस डिमांड का ही कंसेप्ट आएगा। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे 2 कमोडिटी एक साथ आ रहा है, इसलिए इसको ई ऑफ एक्स वाई, एक्स एक कमोडिटी को बोलेंगे, वाई दूसरा कमोडिटी को बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग सब क्लियर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, सब क्लियर करेंगे। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 5 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 5 टाइप होता है भाई। पहला क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। चौथा होता है मोर इलास्टिक डिमांड। और मोर इलास्टिक डिमांड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है। और लेस इलास्टिक डिमांड 5वां होता है लेस इलास्टिक डिमांड, जिसको इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। मैथ्स में इस टर्म को क्या बोलते हैं भाई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसका वैल्यू टर्म हम लोग मेजर नहीं कर सकते। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का वैल्यू क्या होता है, 0। और यूनिट इलास्टिक नाम ही क्या है, यूनिट। यूनिट मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1। मोर इलास्टिक डिमांड मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। और लेस इलास्टिक डिमांड कितना होगा, लेस देन 1 होगा। तो सर इसका मतलब इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है, इलास्टिसिटी का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है सर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का होता है। कितना होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी। सर इसका मतलब है इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होगा? जी नहीं, इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये डिनोट करता परसेंटेज में, और परसेंटेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब हम लोग इलास्टिसिटी का 3 टाइप पढ़ लिया। क्या क्या, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी होता है क्या उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। उसका 5 टाइप था, 5 टाइप के बारे में पढ़ लेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी में और क्रॉस इलास्टिसिटी में। तो चलो आते हैं पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलेगा यहाँ पे, कि डिमांड चेंजेस होगा कितना परसेंटेज से, विथ इफेक्ट फ्रॉम चेंज इन प्राइस के वजह से। प्राइस जितना परसेंटेज से चेंज होगा उतना कितना परसेंटेज से डिमांड में चेंजेस आएगा। ये तुम्हारा कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्लियर है? वाइल अदर फैक्टर जो रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोला, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज इन इट्स प्राइस। यहाँ पे एक काम आप लोग क्या करना, वाइल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट कर लेना। वाइल अदर थिंग्स या फिर अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट लिख लेना। क्या लिखना, व्हाइल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस का परसेंटेज चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस होगा उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। अब ये चीज़ तो आप लोग को पता है कि सर जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है सर, बढ़ता है। ये तो पता है। अब कितना परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगा, कितना परसेंटेज से डिमांड घटेगा, या कितना परसेंटेज से प्राइस घटेगा, कितना परसेंटेज से उसका डिमांड बढ़ेगा, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब चूंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कितना चेंज हुआ, इस डेल्टा का साइन का मतलब क्या होता है, चेंज। अब कितना परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी का चेंज हुआ, कितना परसेंटेज प्राइस का चेंज होने की वजह से। क्लियर है? अब यही फॉर्मूला को हम लोग और अगर सिंक्रोनाइज करेंगे या फिर और हम लोग आगे बढ़ा करके सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था, और पहले जब प्राइस जितना था पहले तुम डिमांड कितना करता था,
समझ में, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। कॉपी से लिख लेना ये सब चीज़ को, क्या है इसका नाम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इस सम्स को हम लोग, इस फॉर्मूला को हम लोग सम्स से समझते हैं, इजी हो जाएगा। क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस पहले कितना था, 5 से बढ़ करके कितना हो गया भाई, 6 हो गया। सर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, ये तो आप लोग को पता है। तो विच इफेक्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में प्राइस बढ़ने के वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट आया है कि पहले हम लोग 100 यूनिट लेते थे, जैसे ही उसका प्राइस 6 हो गया तो हम लोग कितना कमोडिटी ले रहे हैं, 80 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, घट गया डिमांड, ठीक। अब तुमको पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, क्या है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। सर क्या होता है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सम्स को साथ साथ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, EP इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोग लेकर के चलते हैं सिंक्रोनाइज करके, ठीक है। क्या है सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ठीक। गिवन करते हैं, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। सर ओरिजिनल प्राइस, पहले प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5 रुपीज़ सर, है ना, मतलब OP कितना था, OP 5 रुपया। तो ओरिजिनल क्वांटिटी उस टाइम में जब 5 रुपया था तो हम लोग डिमांड कितना करते थे, ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब OQ सर 100 यूनिट करते थे। जब 5 रुपया था तो हम लोग डिमांड कितना करते थे, 100, क्लियर है। अब सर प्राइस चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ, 6 रुपया हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 5 से बढ़ करके 6 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 1 रुपया से। तो क्वांटिटी डिमांड सर कितना चेंज हुआ, 100 यूनिट था पहले, घट के कितना हो गया, 80, मतलब चेंज कितना से हुआ, 20 यूनिट्स। बस ये गिवन है, हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया 20, चेंज इन प्राइस कितना आया भाई 1, मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस कितना था सर हम लोग का 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 100, ठीक। 0 0 कटा, 2 1 2 2 5 10, 5 5, वैल्यू कितना आया सर 1। तो यही इलास्टिसिटी है, यही आंसर होगा। एक और चीज़, इलास्टिसिटी जो होता है वो फ्री फ्रॉम यूनिट होता है, यूनिट नहीं आएगा, केजी लीटर वगैरह कुछ नहीं आएगा। इलास्टिसिटी यूनिट से परे रहता है, मतलब उसमें कोई यूनिट नहीं आता, फ्री फ्रॉम यूनिट होता है। खैर ये समझने का मतलब है नहीं इतना, हम बता दिए फिर भी। इलास्टिसिटी 1 आया, कितना आया 1। अब ये तो आंसर निकल गया हम लोग को, फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी, यही आंसर है मेरा। लेकिन और क्वेश्चन क्या बोला है सर, इसका मैग्नीट्यूड भी बताने। तो क्वेश्चन यहाँ ओवर नहीं हुआ है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो यहाँ तक का किया, तुम्हारा 1 मार्क्स मिला। 1 मार्क्स के लिए और क्या लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड लिखना है। अब मैग्नीट्यूड देखो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का हम 5 टाइप लिखाया था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। अब उसमें से वैल्यू 1 किसका था, यूनिट इलास्टिक का था। खोल करके देखो पीछे, यूनिट इलास्टिक था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये हुआ मेरा पूरा कंप्लीट आंसर। तो आओ नंबर A के तरफ हम लोग क्या चीज़ है, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी का 5 टाइप था ना भाई, तो पहले टाइप में हम लोग आते हैं क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका वैल्यू क्या होता है सर, EP इजिकल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। आओ यहाँ पर क्या बोलने का मतलब है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब डिमांड को पकड़ के चलोगे इस चैप्टर में, किसको, डिमांड को। इन इलास्टिक है मतलब इस कमोडिटी का लोच नहीं है, मतलब इसका डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। वाट एवर बी द प्राइसेस, जितना भी तुम प्राइस बढ़ाओ घटाओ, उसका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। तो उस कमोडिटी को हम लोग, ऐसा टाइप का कमोडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। उस कमोडिटी का डिमांड क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। पढ़ो, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब उसका डिमांड कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा उसका प्राइस का चेंज होने की वजह से, मतलब देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0। इट मीन्स द क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा, सेम, इररिस्पेक्टिव। आप बढ़ाओ घटाओ प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी, नो मैटर व्हाट द प्राइस, सेम क्वांटिटी क्या करेंगे हम लोग, डिमांड करेंगे। इसका कर्व देखो, क्वांटिटी डिमांड को हम लोग एक्स एक्सिस में रखा, वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को रखे।
रखें, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड आपका 100 यूनिट है तो 100 यूनिट ही रहेगा। प्राइस अब बढ़ाओ, P1 में जाओ, प्राइस घटाओ, P2 में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका डिमांड कर्व क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस। ऐसा एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल एक्सिस या फिर पैरेलल टू OY एक्सिस बोलते हैं इसको। क्लियर है? चलो अब आते हैं बी के तरफ। पॉइंट बी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका वैल्यू क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब मैथ्स में इस टर्म को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, चलते रहेगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं। इन्फिनिटी का मतलब यही होता है। क्लियर है? तो देखो व्हेन द कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू परचेज, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिक इज कमोडिटी, मतलब यहाँ पर प्राइस जरा सा चेंज होने की वजह से डिमांड में इतना भी चेंजेस हो जाएगा, कितना भी चेंजेस हो जाएगा हम लोग पता नहीं कर सकते। मतलब इन्फिनाइट नंबर में चेंजेस हो जाएगा, जरा सा प्राइस उसका चेंज होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा या इतना ज़्यादा घटने को देखने को मिलेगा। मतलब डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा। अब प्राइस जरा सा घटेगा, डिमांड में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा कि हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर सकते। उसी तरह अपोजिट, प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस ज़रा सा बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और इतना घटेगा कि हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर सकते। उसको क्या बोलेंगे, उस तरह के कमोडिटी को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। देखो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और अभी जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं यूनिट इलास्टिक, ये तीनों क्या है, इमेजिनरी मार्केट है। इमेजिनरी मतलब इसको हम लोग मेजर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इन लोग का क्या है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग मोर इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक में आएंगे ना, वहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा, डिमांड कर्व भी बनाना होगा, शेप भी बताना होगा, और उसका कर्व के बारे में एग्जाम्पल भी देना होगा कि वो कौन सा कमोडिटी ऐसा होता है कि देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि ये क्या है, इमेजिनरी मार्केट है, रियल लाइफ में ऐसा कोई मार्केट में कोई कमोडिटी होता ही नहीं है, इसलिए इसका एग्जांपल हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ना इसका लिखे है, ना अभी पीछे जो पढ़ के गए परफेक्टली इन इलास्टिक, उसको भी नहीं लिखे हम लोग एग्जांपल, और यूनिट इलास्टिक जो इसके बाद पढ़ेंगे वो भी नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही मोर इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड आएगा, वहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? इसको फिर से हम बोल रहे क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि मतलब प्राइस का जरा से चेंज होने से डिमांड में इतना ज़्यादा चेंजेस होगा कि जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ऐसा कोई कमोडिटी तो है नहीं भाई मार्केट में कि इसका प्राइस जरा सा बढ़ने से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगा और उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह ऐसा भी कोई कमोडिटी नहीं कि प्राइस का जरा घटने से डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो कंज्यूमर प्रीपेड है एक पर्टिकुलर प्राइस को खरीदने में, एक पर्टिकुलर प्राइस में ही एक कमोडिटी को खरीदने में, जरा सा उसका प्राइस बढ़ेगा, कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा, मतलब उस कितना खरीदेगा हम लोग पता ही नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इसका डेफिनेशन देख लो, व्हेन द कंज्यूमर प्रीपेड टू परचेज ऑल दैट दे कैन गेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस में ही लेने के लिए वो रेडी है, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा वो कितना खरीदेगा हम लोग पता ही नहीं कर सकते। बट नथिंग एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, उसका क्वांटिटी डिमांड हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते जरा सा उसका प्राइस बढ़ने की वजह से। उस तरह का इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका प्राइस कर्व भी क्या होगा, प्राइस कर्व भी आपका डिमांड कर्व होगा। क्या होगा, प्राइस कर्व भी आपका डिमांड कर्व होगा। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को रखे, एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी डिमांड को रखे। प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांड जरा सा मतलब कुछ चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कहीं पे भी हो सकता है, जरा सा इसका प्राइस होगा, क्वांटिटी डिमांड भाग सकता है एक्स एक्सिस में कहीं पे भी। तो ये क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। तो प्राइस कर्व क्या रहेगा, सेम रहेगा इस कमोडिटी में, तभी डिमांड होगा, अदरवाइज डिमांड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको प्राइस कर्व को ही क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, जो कि कौन सा शेप होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, ओएक्स एक्सिस से सामने है। क्लियर है? सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंबर सी, यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसका वैल्यू क्या होता है, ईपी इक्वल टू 1। मतलब क्या बोलता है इसमें, जितना परसेंटेज से तुम्हारा प्राइस चेंज होगा उतना ही परसेंटेज से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगा। मान लो तुम 10% से अपना प्राइस बढ़ाया तो 10% तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तुम एक परसेंटेज चेंज किया प्राइस में, इसके वजह से क्या हुआ, इक्विवेलेंट मतलब सेम परसेंटेज से चेंज क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड। तो उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सर इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। मतलब जितना परसेंटेज से प्राइस चेंज होगा उतना क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगा। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब फीचर्स क्या, मैथ्स में तुम लोग पढ़ोगे। देखो एक रेक्टेंगल ये बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेक्टेंगल बना, ठीक है। एक रेक्टेंगल तुम्हारा यहाँ भी बनेगा, देखो
मतलब इस कर्व के अंदर हम लोग कहीं पे भी रेक्टेंगल एक्स और वाई एक्सिस में एक रेक्टेंगल बनेगा। इसमें खूबी यही होता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में कि जितना भी रेक्टेंगल है ये वाला इन लोग का एरिया अगर तुम निकालोगे रेक्टेंगल का एरिया तो वैल्यू सबका क्या होगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, जितना परसेंटेज से तुम्हारा प्राइस चेंज हुआ उतना ही परसेंटेज से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, तो वैल्यू घूर फिर कर इन लोग का क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए इसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का एक और खूबी है कि ये कोई भी एक्सिस से कभी भी टच नहीं होगा, ना एक्स से टच होगा ना वाई से टच होगा। देख लो दोनों तरफ से वो घूर गया। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन में नहीं देगा, डाउनवर्ड देगा, तो डाउनवर्ड में हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, डी के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड, जिसको और क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि तुम प्राइस अगर बढ़ाओगे ज़रा सा, उसके वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। तुम अगर प्राइस ज़रा सा बढ़ाओगे डिमांड बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम प्राइस अगर ज़रा सा घटाओगे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर तुम उल्टा करोगे मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, देखो प्राइस अगर ज़रा सा बढ़ाओगे डिमांड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और प्राइस अगर ज़रा सा घटाओगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही क्या बोलता है, मोर इलास्टिक। मतलब प्राइस का ज़रा सा चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होगा। देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्सीड्स द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस का चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होगा, वो क्या कहलाएगा, मोर इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लो, इफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस क्या हुआ, गिरा है कितना, 10% से, जिसके वजह से क्या हुआ, प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ा है डिमांड, इंक्रीज हुआ है डिमांड, लेकिन कितना परसेंट से, 15% से। ये घटा था कितना, 10% से, बढ़ा है कितना, 15% से, मतलब 5% ज़्यादा हुआ है डिमांड में चेंजेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर इलास्टिक डिमांड। अगर इसका हम लोग कर्व बनाएंगे तो देखो पहले प्राइस ये था P0, तो क्वांटिटी डिमांड हम लोग Q0 कर रहे थे। ठीक है, कहाँ जाके मीट हुआ था, दोनों इस पॉइंट पे जाकर के ए में मीट हुआ था। प्राइस जरा सा बढ़ाए हम लोग P0 से P1, देखो कितना चेंजेस हुआ, ज़रा सा चेंज हुआ ना, इसके वजह से क्वांटिटी देखो थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ है, Q1 में आ गया, यहाँ पे ज़्यादा चेंज हुआ। उसी तरह प्राइस हम लोग P0 से अगर P2 की तरफ घटाया, ज़रा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड देखो ज़्यादा चेंज हुआ। तो अगर हम लोग तीनों का कर्व को अगर हम लोग पॉइंट में मिलाएंगे तो कौन सा शेप बनेगा, डाउनवर्ड शेप बनेगा। लेकिन डाउनवर्ड होगा, लेकिन कौन सा, फ्लैटर में होगा। फ्लैटर का मतलब क्या होता है कि ऑरिजिन से दूर रहेगा, वो भागेगा दूर के तरफ, तो डाउनवर्ड फ्लैटर शेप का रहता है। सर ऐसा कौन सा कमोडिटी है जिसमें ये सब मोर इलास्टिक देखा जाता है, लग्जरियस गुड्स में। मिसाल के तौर पे आईफोन वगैरह ले लो, या फिर कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो। पूजा वगैरह के टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में बहुत ज़्यादा उन लोग ऑफर देता है। कितना ऑफर देता है, 10,000 का या 15,000 का फ़ोन रहता है, उन लोग 14,000 में देता है या 13,000 में देता है ना। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि भाई अभी फ़ोन मत ले, पूजा के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ऑफर के टाइम में हम लोग खरीदेंगे। क्या होता है, प्राइस जरा सा चेंज होता है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है ना। तो ये सब कौन सा गुड्स में होता है, मोर इलास्टिक नेचर का। मतलब लग्जरियस गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ज्वेलरी वगैरह के टाइम में देखना, पूजा वगैरह के टाइम में, सरस्वती पूजा के टाइम में आदमी वेट करता है कि ज्वेलरी उसी टाइम में खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा ऑफर चलता है, 10% 15% छूट दिया जाता है। उस टाइम में डिमांड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कमोडिटी का नेचर क्या होता है, मोर इलास्टिक नेचर। तो डेफिनेशन आएगा, यही डेफिनेशन लिखना आपको, कर्व बनाना है और इसका शेप बनाना है, और साथ में एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है इस कमोडिटी का। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, जिसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा प्राइस ज़्यादा चेंजेस होगा, डिमांड क्या होगा, कम चेंजेस होगा। मान लो तुम प्राइस 15% से बढ़ा दिया तो डिमांड घटेगा, लेकिन डिमांड कितना परसेंट से घटा है, 10% से। वो कितना बढ़ा था, 15% से प्राइस बढ़ा था, 10% से डिमांड क्या हुआ, घट गया 10% से। तो यही क्या बोलते हैं हम लोग, लेस इलास्टिक डिमांड। मतलब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस चेंजेस होगा ज़्यादा मिकदार से इन कंपेरिजन टू डिमांड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो इसका कर्व में ध्यान दो, कर्व पहले P0 था तो क्वांटिटी डिमांड Q0 था। ठीक है, यहाँ पे जाकर के दोनों मीट हुआ था, यहाँ पे P0 Q0। प्राइस बढ़ करके P1 हुआ, देखो चेंज कितना हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है, ऑब्वियस सा बात है, घटा है, लेकिन देखो कितना ज़रा सा घटा है ना, और प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया। उसी तरह प्राइस घटा P0 से P2 के तरफ में, तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ज़रा सा बढ़ा।
है ना। तो अगर हम लोग तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी डाउनवर्ड कर्व शेप में दिखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा, स्टीपर शेप में दिखने मिलेगा। स्टीपर शेप मतलब जो ओरिजिन के पास रहता है, सामने रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्टीपर शेप। सर ये कौन सा गुड्स पे देखने को मिलता है, नेसेसरी गुड्स में। नेसेसरी गुड्स मतलब जिसका तुमको ज़रूरत है, एनी हाउ तुमको लेना होगा, उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तुम्हारा, अगर बहुत ज़्यादा तुम मजबूरी में क्या करोगे, लोगे ही। जैसे कि सॉल्ट वगैरह का एग्जांपल ले लो ना, सॉल्ट का दाम अगर हम लोग कितना 7 रुपया 10 रुपया में पैकेट आता है, उसका दाम अगर हम बढ़ा करके 20 रुपये कर देंगे तो क्या तुम खरीदना बंद कर दोगे, नहीं। वो ऐसा कमोडिटी है, तुमको एनी हाउ डिमांड क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्राइस उसका जितना भी बढ़ जाए तुमको डिमांड करोगे, लेकिन थोड़ा सा कम करोगे या फिर बचाव वगैरह का करोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना तुम बंद कर दोगे, क्योंकि वो सब चीज़ का ज़रूरत है हम लोग को। तो ये सब कमोडिटी कौन सा होता है, लेस इलास्टिक नेचर का होता है या फिर इन इलास्टिक नेचर का होता है। क्लियर है। तो अब हम लोग दूसरा पार्ट में जा रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ लिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़ा था कि प्राइस का चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या होगा, चेंजेस होगा। हम बार बार बोले इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है, डिमांड को पकड़ के रखना है, ठीक है, और नाम पे चले जाना है। डिमांड को पकड़ के रखना और नाम पे चले जाना है। यहाँ पे क्या है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, मतलब डिमांड को पकड़ना और नाम पे चले जाना। नाम क्या है, इनकम, मतलब यहाँ पर इनकम का चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी का डिमांड में चेंजेस हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग मेजर करते हैं। क्या बोला, इट मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर का इनकम का चेंज होने की वजह से एक कमोडिटी में डिमांड का चेंजेस हो जाने को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। तो यही को मेजर करना, कितना बढ़ गया कितना घट गया। इनकम 10% से बढ़ा है तो तुम्हारा क्वांटिटी, देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, इनकम और डिमांड पे कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब कोई इंसान का इनकम बढ़ जाएगा, तुम्हारा ही कमाई बढ़ जाएगा, तो तुम क्या करोगे, डिमांड भी ज़्यादा करोगे सामान का। तो इनकम बढ़ जाने की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। जैसे प्राइस का क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता था, डिमांड क्या होता था, घट जाता था, क्योंकि वहाँ इन्वर्स रिलेशन होता था जनरली। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को अगर हम लोग मेजर करेंगे कि इनकम बढ़ जाएगा 10% से, तो क्वांटिटी डिमांड कितना % से बढ़ेगा, इसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसका भी फॉर्मूला देखो, ई ऑफ वाई भी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं, और ई ऑफ आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेम था वहाँ की तरह, बस यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के जगह में क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा। और इनकम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिवाइड बाय ओरिजिनल इनकम इंटू 100। मतलब इसी को अगर 100 काट दिया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन ओरिजिनल डिमांड, यहाँ चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल इनकम ऊपर चला जाएगा पलट करके ओरिजिनल इनकम। ये फार्मूला तीनों का सेम उसी के जैसा ही फार्मूला है, तो ज़्यादा बताने का हमको ज़रूरत नहीं है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी 3 टाइप होता है। क्या, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड और जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है, पहले समझो कि इनकम तुम्हारा बढ़ेगा, डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। देखो जनरली हम वहाँ पे बोला था ना कि इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। क्यों जनरली बोला था, क्योंकि ज़्यादातर कमोडिटी ऐसा होता है, नॉर्मल गुड्स रहता है, ज़्यादातर कमोडिटी हम लोग माशरा में क्या है, नॉर्मल है, उसका इनकम तुम्हारा बढ़ेगा, कोई कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड में भी क्या हो जाएगा, बढ़ती देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। लेकिन कुछ कमोडिटी हम लोग का माशरा में ऐसा भी है ना कि तुम्हारा इनकम बढ़ेगा लेकिन उसका डिमांड कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स किसको बोलते हैं सर, इन्फीरियर गुड्स सस्ता गुड्स को बोलते हैं। मान लो तुम गरीब था या फिर लॉकडाउन का सिचुएशन था, इंसान के पास इनकम क्या था, बहुत कम था, तो उस टाइम में वो लोग क्या किया था, सस्ता कमोडिटी को खाता था, चावल वगैरह। जैसे मिसाल के तौर पे 2 रुपया कंट्रोल का चावल, हम लोग राशन कंट्रोल का हम लोग चावल खाते थे, सस्ता था क्योंकि इनकम क्या था उस टाइम में किसी का भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे स्टेबल हुआ, आज हम लोग क्या है, लॉकडाउन हट गया, सबके पास इनकम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो है स्टेबल हो गया। तो इनकम बढ़ जाने के बाद अभी भी तुम क्या वही 2 रुपये किलो वाला चावल खा रहा नहीं, अभी तुम क्या कर दिया, अपना खाने का जो इनकम का राइस का जो क्वालिटी है वो बढ़ा दिया, 30 रुपया 40 रुपया केजी वाला चावल खा रहा। तो क्या हुआ, फिर 2 रुपया किलो वाला चावल में क्या हो गया, तुम्हारा जैसे ही इनकम बढ़ा तुम डिमांड इसका क्या कर दिया, कम कर दिया ना। तो ये सब
कमोडिटी का कौन सा नेचर होता है, इन्फीरियर गुड्स होता है। यहाँ कौन सा रिलेशन होगा, इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए इसका क्या होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड का मतलब देखो यहाँ जीरो हो गया, मतलब डिमांड क्या हो गया, जीरो, मतलब इनकम तुम्हारा जितना भी बढ़े घटे उससे डिमांड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल ले लो, सॉल्ट, ऐसा थोड़ी ना तुम्हारा इनकम कल करोड़पति हो जाओगे तो तुम 2 किलो मतलब जो एक बार में सॉल्ट खाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। सॉल्ट वगैरह का क्या होता है, तुम्हारा इनकम जितना भी बढ़ जाए जितना भी घट जाए, तुम्हारा डिमांड क्या रहेगा, सेम जितना तुम कर रहा था उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा घटेगा नहीं। तो ये सब कौन सा डिमांड होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सॉल्ट वगैरह, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड है तो वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। पढ़ो, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड में हम क्या बताया था कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब व्हेन द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर द अमाउंट परचेज ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। वाइस वर्सा, मतलब ये डिक्रीज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, दोनों एक तरफ एक साथ जाएगा, या तो बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, या घटेगा तो दोनों एक साथ घटेगा, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड बोलेंगे इस सब गुड्स को। नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा कि इनकम आपका बढ़ेगा, क्या होगा, इनकम आपका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन होगा किसमें, इनकम और डिमांड में। देखो वही लिखा हुआ, इनकम इलास्टिक डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव। जब इनकम आपका बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा क्वांटिटी खरीदना। तुम्हारा इनकम, कल बड़ा आदमी बन जाओगे तो तुम 2 रुपये किलो वाला चावल या फिर सस्ता सामान क्यों खाओगे, नहीं खाओगे, अपना डिमांड का स्टैंडर्ड को बढ़ा दोगे। अब जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड में आएंगे कि इफ द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू अनचेंज डिमांड, डिमांड क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, मतलब डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तुम्हारा इनकम जितना भी बढ़े घटे उससे कोई भी फर्क डिमांड को नहीं पड़ेगा। क्लियर है। लास्ट टाइप है हम लोग का इलास्टिसिटी का, जो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, उसका 5वां टाइप पढ़ लिया। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ा, उसका 3 टाइप पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट आ गए ये कहाँ पे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स वाई से। क्यों एक्स वाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 कमोडिटी को हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। अब तक का दोनों इलास्टिसिटी में हम लोग एक ही कमोडिटी को लेकर के चला था। एक कमोडिटी का डिमांड चेंज हुआ था प्राइस की वजह से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको बोले थे। एक कमोडिटी का तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ था इनकम ऑफ द कंज्यूमर का चेंज होने की वजह से, जिसको हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला था। यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे जहाँ पे 2 कमोडिटी को एक साथ लेंगे। मतलब क्या होगा कि एक कमोडिटी का प्राइस का चेंज होने की वजह से, फिर से बोल ले, एक कमोडिटी का प्राइस का चेंज होने की वजह से उसका दूसरा कमोडिटी रिलेटिव गुड्स का क्या होगा, डिमांड में चेंजेस हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से बोल ले कि एक कमोडिटी का प्राइस का चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी का डिमांड में चेंज हो जाने के को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। क्लियर है। तो इसका पढ़ लो डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ पे एक कमोडिटी कर लेना, ऑफ ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी। इसका रिलेटिव कमोडिटी मतलब मान लो तुम्हारा चाय के दाम बढ़ जाने के वजह से कॉफ़ी का डिमांड में चेंजेस जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ध्यान देना, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू ओरिजिनल प्राइस वाई कमोडिटी का डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी एक्स कमोडिटी का। फॉर्मूला ध्यान से इसका देख लेना। अब इसका भी 3 टाइप होता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड और जीरो क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ठीक है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होगा कि एक कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से, फिर से बोल ले, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरा कमोडिटी जो उसका रिलेटिव रहेगा उसका डिमांड में क्या हो जाएगा, डिमांड में उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। मतलब दोनों का जो सीक्वेंस दोनों एक तरफ जाएगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड।
मतलब मान लो तुम्हारा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कौन सा गुड्स को देखने को मिलता है, तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो इसका एकदम बदल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी हम लोग दूसरा कमोडिटी को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारा शैम्पू का बहुत सारा क्वालिटी है, एक डव है, कोई सनसिल्क है, काम सब क्या करता है, एक ही करता है। तो अगर सनसिल्क का दाम बढ़ जाने की वजह से, सनसिल्क का दाम बढ़ जाने की वजह से डव का डिमांड में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा कि नहीं। मान लो तुम सनसिल्क यूज़ कर रहे हो तो 5 रुपीज़ में, कल उसका दाम 10 रुपये हो गया और डव का दाम 5 ही रुपये रह गया, तो तुम जाओगे दुकान में लेने के लिए, सनसिल्क का दाम तुम देखोगे बढ़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे भाई हमको डिमांड डव का कर लेंगे, 5 रुपये में मिल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहे चाय कॉफ़ी का देख लो, अगर चाय का दाम बढ़ जाता है तो आदमी कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कॉफ़ी की तरफ, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये सब। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, मतलब एक का प्राइस बढ़ रहा है, तुम शिफ्ट हो जा रहे हो कहाँ, डिमांड दूसरा कमोडिटी का, मतलब प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने की वजह से डिमांड ऑफ वाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह प्राइस ऑफ एक्स अगर घटेगा तो डिमांड ऑफ एक्स वाई भी घट जाएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड, मतलब दोनों का जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों या तो बढ़ेगा या दोनों घटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब हम लोग आएंगे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड में। ये कौन सा गुड्स पे देखने को मिलता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एक साथ यूज़ होगा, अकेला अकेला वो लोग यूज़ नहीं हो सकता, साथ में जब जुड़ेगा तभी वो यूज़ हो सकता है। मतलब ऐसा कमोडिटी विच रिक्वायर जॉइंटली फॉर यूज़, दोनों एक साथ यूज़ होगा जॉइंट होकर के। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल दोनों साथ में जुड़ता है तभी चलता है गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने की वजह से, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने की वजह से लोग क्या करता है ना, कार का डिमांड कम कर देता है, कार का डिमांड कम कर देता है। क्यों कम कर देता, कि कार खरीदना सिर्फ मैटर नहीं है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग देखेगा कि भाई पेट्रोल इतना महंगा है, हम लोग गाड़ी नहीं लेंगे बल्कि पैदल चलना, बाय वॉक चलेगा, बहुत कोई ऑटो रिक्शा वगैरह फेयर वगैरह भाड़ा में जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लोग गाड़ी का डिमांड कम कर देगा, क्योंकि गाड़ी सिर्फ लेना मकसद नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग को पेट्रोल को भी क्या करना पड़ेगा, बियर करना होगा उसका एक्सपेंस को। इसलिए जब जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है गाड़ी का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हुआ, देखो डायरेक्शन जो है इनडायरेक्ट है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा, ये घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। और ये कौन सा गुड्स पे देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। मतलब अगर इस लोग का डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे सर, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का अगर 2 मार्क्स में आ गया तो क्या लिखोगे कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस it result to decrease in the demand of its relative commodity is called positive cross elastic demand। सॉरी हम उल्टा बोल दिए, फिर से हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इट्स रिलेटिव कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का डिफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इट्स रिलेटिव कमोडिटी डिक्रीजेस इज कॉल्ड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ठीक है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की तरफ हम लोग जाते हैं। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एक कमोडिटी दूसरा कमोडिटी से कोई रिलेशन नहीं रखता है, एक कमोडिटी का प्राइस जितना भी बढ़े घटे उसका दूसरा कमोडिटी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसका डिमांड एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि नॉन रिलेटिव गुड्स, मान लो राइस इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, चावल और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशन नहीं है, चावल का दाम जितना भी बढ़ जाए उससे इलेक्ट्रिसिटी को कोई मतलब है नहीं, मतलब है, तो इसलिए उन लोग का क्या होगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होगा। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस जितना भी बढ़ जाए दूसरे कमोडिटी का डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। सर इसका डेफिनेशन भी बोल दीजिए। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी changes does not affect to the demand of its relative commodity या फिर demand of other commodity is called zero cross elasticity demand. No matter what the price of a commodity changes, the demand of its other commodity remains same या फिर unchanged is called zero cross elasticity demand. Clear है? तो हम लोग बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, क्या फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है।
फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या क्या फैक्टर है जो एक कमोडिटी का इलास्टिसिटी को क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। मतलब इलास्टिसिटी पता चलेगा वो कौन सा इलास्टिक नेचर है, मतलब इलास्टिक नेचर का है या इन इलास्टिक नेचर का, मतलब उसका प्राइस या इनकम का चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी का डिमांड में कितना चेंजेस होगा कि नहीं होगा, ये सब फैक्टर्स हम लोग पता चलेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब कोई ऐसा कमोडिटी है जिसका साथ में सब्सटीट्यूट क्या है, मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है। मतलब ये पेन एक कंपनी का, जैसे लग्जर कंपनी का, इसके साथ कैमलिन का भी एक पेन आता है जो एक दूसरा का क्या सब्सटीट्यूट है। हमको ये पेन नहीं मिलेगा तो हम कैमलिन से यूज़ करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हम इसी को यूज़ करेंगे, कैमलिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या सब्सटीट्यूट मौजूद है। अगर इसका प्राइस चेंज होगा, सोचो अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कैमलिन का प्राइस सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कैमलिन की तरफ चले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका प्राइस जरा सा चेंज होने की वजह से या कुछ भी चेंज होने की वजह से इसका डिमांड में चेंजेस हुआ कि नहीं, क्यों चेंजेस हुआ, क्योंकि इसका सब्सटीट्यूट क्या था, मौजूद था। इसलिए हम लोग कहाँ चले गए, डिमांड वहाँ चेंज हो गया। मतलब इसका प्राइस चेंज होने की वजह से इसका डिमांड में चेंजेस हो सकता है कि नहीं, तो ये कौन सा नेचर होगा, इलास्टिक नेचर होगा, हो सकता है। ठीक है, डिमांड चेंज हो सकता है क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो ये कौन सा नेचर होगा, इलास्टिक नेचर। अब कुछ ऐसा कमोडिटी है जिसका तुम्हारा मोनोपोली हो, मोनोपोली मतलब सिर्फ अकेला ही बेचने वाला हो, जैसे कि गोइंका का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, CSC कंपनी का, उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो मजबूरी में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसी को यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर ही तुम्हारा नेचर क्या हो जाएगा, मोनोपोली गुड्स का, जिसका सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता है, तो उसका कौन सा नेचर हो जाता है, इन इलास्टिक नेचर हो जाता है। क्लियर है। आते हैं सेकेंड पॉइंट में, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी के ऊपर भी इलास्टिसिटी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हारा अगर एक कमोडिटी है जो नेसेसरी है, जिसको तुमको लेना ही होगा, जैसे मेडिसिन हो गया, तुम्हारा खाना वगैरह हो गया, राइस व्हीट वगैरह, ये सब क्या नेसेसरी वन है, तुमको लेना ही होगा, तो इसका नेचर क्या होता है, इन इलास्टिक नेचर होता है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ भी जाए घट भी जाए, नेसेसरी है, ज़रूरत है ना भाई, वो लेना ही पड़ेगा। तुम्हारा प्राइस उसका बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा, उसका नेचर तुमको डिमांड करना ही होगा। तो डिमांड में कोई चेंजेस हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा ज़रूरत का सामान है, तो इसका नेचर क्या होता है, इन इलास्टिक नेचर होता है। क्लियर है। हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसका हम लोग को नशा हो, जैसे होता नहीं है बहुत कोई अल्कोहलिक वगैरह लोग क्या क्या है, अल्कोहल लेना होता है, कोई गुटखा पान पराग वगैरह का सेवन करता है, तो उन लोग को क्या है, वो चीज़ को आदत है, जितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए उन लोग उसको डिमांड करेगा ही नहीं, हाँ नहीं करेगा तो उन लोग का नस वगैरह टानने लग जाएगा। तो ये सब कमोडिटी का क्या होता है, इन इलास्टिक नेचर होता है। वाट एवर बी द प्राइस द क्वान्टिटी डिमांड रिमेन्स सेम, क्यों, क्योंकि उसका नेचर क्या है, हैबिचुअल गुड्स है। ठीक है। लास्ट हम लोग कहाँ चले गए, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स जिस तुम्हारा स्टेटस बताता है, ब्रांड बताता है, जो कि महंगा सामान होता है, वो क्या होता है, लग्जरी गुड्स होता है। जैसे डायमंड हो गया तुम्हारा, रॉयल्स रॉयल्स का कार हो गया तुम्हारा, BMW कार हो गया, ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स है। तो लग्जरी गुड्स का नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर होता है। आईफोन ले लो, आईफोन वगैरह क्या होता है, लग्जरी गुड्स से ब्रांड है, तो उसमें क्या होगा, ज़रा सा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे तुम धरो ना, आईफोन वगैरह ले लो या फिर कोई भी लग्जरी सामान ले लो, अगर उसका दाम, ज्वेलरी वगैरह ये सब क्या लग्जरी है, उसका दाम ज़रा सा घटता पड़ता है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है हम लोग का। जैसे तुम्हारा आईफोन का दाम मान लो 1,25,000, कुछ भी फ़ोन वगैरह 1 लाख का प्लस रहता है, अब उसका दाम हम 1 लाख कर देंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, बहुत कोई खरीदेगा। क्यों, क्योंकि वो कौन सा नेचर का, लग्जरी नेचर का। लग्जरी नेचर का डिमांड में क्या होता है, कौन सा नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है। मतलब उसका प्राइस ज़रा सा चेंज हो जाने की वजह से डिमांड में ह्यूज इजाफा देखने को मिलता है, या फिर बढ़ते, मतलब ज़रा सा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो सब कमोडिटी का नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर है। ऐसा कौन सा गुड्स पे देखने को मिलता है, लग्जरी गुड्स वगैरह में देखने को मिलता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। देखो हम लोग अपना खर्च करते हैं ना, तो खर्च हम लोग 2 कमोडिटी पे करते हैं, एक नॉर्मल गुड्स या फिर इन्फीरियर गुड्स के ऊपर इनकम आता है, तो ये 2 चीज़ का बात करते हैं हम लोग, नॉर्मल गुड्स या इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स का अभी हम पीछे बता करके कौन सा नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है। तुम्हारा नॉर्मल गुड्स जैसे मान लो नॉर्मली तुम्हारा कुछ भी है, खाने पीने का सामान वगैरह है, या फिर कुछ भी रियलमी का फ़ोन ले लो, सैमसंग का फ़ोन ले लो, ये सब क्या नॉर्मल गुड्स है। इसका प्राइस ज़रा सा चेंज होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। दूसरा तरफ हम लोग ले लेते हैं, भाई रेडमी और रियलमी एक जैसा फ़ोन है, दोनों एक दाम में प्राइस फ़ोन देता है, सेम क्वालिटी सेम चीज़, 12,000 के समथिंग आसपास में रहता है, ज़रा सा 19-20 रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने लग जाए
रेडमी अपना फ़ोन का दाम रियलमी से ज़्यादा देने लग जाए, अपना प्राइस बढ़ा दे, तो आदमी खरीदेगा रेडमी का फ़ोन को? नहीं, सब शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? रियलमी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन सा नॉर्मल गुड्स है दोनों एक दूसरा का, और सब्स्टिट्यूट भी है, तो वहाँ पर कौन सा नेचर देखने को मिलता है? इलास्टिक नेचर को देखने मिलता है। देखो हम बार बार जो मतलब रेडमी रियलमी चले गए, हम सब्स्टिट्यूट में चले गए, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स भी ज़्यादातर मुआशरा में हम लोग का कौन सा गुड्स देखने को मिलता है? नॉर्मल गुड्स देखने को मिलता है। घूर फिर के वही बात आ जाएगा। इन्फीरियर गुड्स जो सस्ता गुड्स होता है उसका नेचर क्या होता है? इन इलास्टिक नेचर होता है। तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम डिमांड सस्ता कम करोगे। तुम्हारा इनकम लखपति हो, तुम फिर भी मतलब राशन कंट्रोल का चावल खाओगे? नहीं ना भाई, बासमती खाओगे, क्योंकि दिन बदल गया है। अब हम लोग आते हैं टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड मतलब ऐसा कमोडिटी जो ड्यूरेबल नेचर को, ड्यूरेबल नेचर मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बार लेके आओ सालों साल चलता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, अलमीरा हो गया, ये सब क्या होता है? सालों साल चलता है, हम लोग का ड्यूरेबल कमोडिटी है। और नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी जो वन शॉट में यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं, है ना, वो सब क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी। ड्यूरेबल गुड्स का नेचर क्या होता है? इन इलास्टिक। मान लो तुम फ्रिज लेकर के आया घर के लिए खरीद करके 20,000 में, कितना फ्रिज लेकर के आया? 20,000 में आज खरीद करके लेके आया, कल इसका दाम 15,000 हो जाएगा, तो तुम क्या एक और फ्रिज खरीद करके लाओगे? नहीं ना, एक बार लेकर के आया वो सालों साल चलेगा। तो ऐसा तो होता है। फ्रिज वगैरह क्या होता है? हम लोग ड्यूरेबल कमोडिटी, एक बार लेकर के आता वो सालों साल यूज़ होता है, और उसका प्राइस घटे बढ़े हम लोग डिमांड मतलब देखने भी नहीं आते कि उसका प्राइस, जब तक का फ्रिज अच्छा है तब तक हम लोग दूसरा जगह देखते भी नहीं, जब ख़राब हो जाता है तभी हम लोग देखते हैं। तो वही चीज़ है, ड्यूरेबल कमोडिटी का नेचर क्या होता है? जितना भी प्राइस उसका मार्केट में बढ़े घटे हम लोग को फ़र्क नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी खरीद करके लेके आए, उसका प्राइस घटेगा। ऐसा थोड़ी ना हम लोग दो कमोडिटी खरीदेंगे। तो ड्यूरेबल गुड्स का कौन सा नेचर होता है? इन इलास्टिक नेचर होता है। और नॉन ड्यूरेबल नेचर का कौन सा होता है? इलास्टिक नेचर। आज लाया कल ख़त्म हो गया, फिर उसका दाम घटेगा तो हम डिमांड ज़्यादा बढ़ कर देंगे। तो ड्यूरेबल गुड्स का कौन सा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर होता है। लास्ट टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब ऐसा कमोडिटी जिसका बहुत सारा यूज़ हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ है, तुम्हारा फ़ैन जल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, पंखा चल रहा है तुम्हारा, लाइट चल रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक का क्या है? अल्टरनेटिव यूज़ है। तो इलेक्ट्रिक का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर का। अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो महंगा हो जाएगा हम लोग को यूज़ करना। तो हम लोग जहाँ पे फालतू का जो प्रेस वगैरह करते हैं या फिर तुम्हारा मान लो एसी वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, वो क्या करेंगे? हम लोग कम कर देंगे डिमांड, मतलब उसका यूज़ करना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कौन सा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर। उसका प्राइस बढ़ जाने की वजह से उसका डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये सब नेचर का क्या होता है? इलास्टिक नेचर का होता है ये। तो लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर का, जो अब खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इस चैप्टर जब हम लोग पढ़े तो इस चैप्टर का हम लोग को इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। देखो एकदम इसको लास्ट में रखा है, लेकिन हम तुम लोग को पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही हम समझा दिए थे कि इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ते क्यों हैं आखिर। तो इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस डिसीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जैसे मान लो मेरा एक क्या है बिजनेस, क्या है अभी पढ़ाना, मेरा बिजनेस है, कोचिंग है, तो बिजनेस डिसीजन लेने के टाइम में बहुत देखना पड़ता है हमको। जैसे हम भी पढ़ा रहे तो मेरा भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव होगा, कॉम्पिटिटर होगा, तो हम अपना फीस वगैरह जो स्ट्रक्चर रखते हैं उसको बढ़ाने घटाने से पहले हम लोग बहुत सोचते हैं। क्योंकि अगर हम अपना फीस को बढ़ा देंगे तो हो सकता है मेरा स्टूडेंट कहीं और चला जाए, है ना। तो अपना बिजनेस डिसीजन लेने से पहले हमको देखना पड़ता है कि मेरा कमोडिटी का नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर का है या इन इलास्टिक नेचर का है। अगर इलास्टिक नेचर का मेरा कमोडिटी है, मतलब मार्केट में बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, मेरा बहुत कॉम्पिटिटर है, तो हम अपना प्राइस या फीस बढ़ाने से पहले सोचेंगे कि हम अपना फीस बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। क्योंकि अगर फीस बढ़ा दिया मार्क बंद करके तो हो सकता है मेरा डिमांड में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिले और इसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बिजनेस पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलास्टिसिटी। दूसरा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोपोलिस्ट। अगर मान लो मोनोपोलिस्ट है, मान लो हम कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो गया और कोई है ही नहीं मेरा मार्केट में,
मतलब कोई मार्केट में तुम्हारा मेरा कॉम्पिटिटर अगर नहीं रहा तो उस टाइम में हम देखेंगे अच्छा मेरा कमोडिटी क्या है, इन इलास्टिक नेचर का हो गया, इन इलास्टिक नेचर का हो गया, मतलब अब हम उसका प्राइस बढ़ाए घटाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम जान रहे कि हम अपना प्राइस फीस बढ़ा भी देंगे, बच्चा कहाँ जाएगा, मेरे पास आएगा, क्योंकि और कुछ उन लोग के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। यही काम करता है जियो वगैरह। तुम्हारा जियो सिनेमा आज क्यों किया, IPL फ्री कर दिया, जानबूझ के किया, क्योंकि वो हॉटस्टार को पूरा ख़त्म कर दिया। अब मार्केट में कोई है नहीं, इस साल वो फ्री कर दिया, हॉटस्टार कल तक का बंद हो जाएगा वो कंपनी। अब अगला साल से वो क्या करेगा, अपना रिचार्ज का दाम बढ़ा देगा, सब्सक्रिप्शन लो, ये लो वो लो। यही किया जियो तुम्हारा स्टार्टिंग में भी कि फ्री में बांटने लगा, तुम्हारा 4G वाला यूज़र लोग को 3 महीना 4 महीने फ्री में बांटा। बहुत सारा कॉम्पिटिटर एयरसेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, डोकोमो था, सब आज लॉस मेकिंग में हो गया, फिर उसके टक्कर का कोई रहा नहीं। आज वो अपना देखो ये रिचार्ज का प्राइस वगैरह बढ़ाते जा रहा है। तो क्या हुआ, वही हुआ मोनोपोलिस्ट वगैरह इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट भी कोई कमोडिटी में टैक्स वगैरह लगाता है, ये तो पता ही है तुमको। तो गवर्नमेंट भी कमोडिटी में टैक्स लगाने से पहले सोचता है कि कौन सा कमोडिटी पे टैक्स लगाए, किस पे कितना टैक्स लगाए, किस में कितना टैक्स नहीं लगाए। अगर गवर्नमेंट देखेगा कि कोई कमोडिटी नेसेसरी गुड्स है, जो ज़रूरत है, पब्लिक को लेना ही होगा एनी हाउ, तो उस कमोडिटी में गवर्नमेंट अपना टैक्स कम लगाएगा। क्यों टैक्स कम लगाएगा, क्योंकि अगर नेसेसरी गुड्स में टैक्स ज़्यादा लगा देगा तो उस कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, बहुत हताश हो जाएगा, पब्लिक लोग निराश हो जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट से। तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है वो गवर्नमेंट चले ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो सब कमोडिटी पे हैबिचुअल गुड्स के ऊपर, जैसे नशा वगैरह है, कुछ अल्कोहल वगैरह है, तो वो सब गुड्स पे क्या करता है गवर्नमेंट, बहुत हाई टैक्स लगाता है जानबूझ करके। क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही है कि जितना भी हम प्राइस बढ़ाए घटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो गवर्नमेंट हैबिचुअल गुड्स पे क्या करता है, टैक्स वगैरह बढ़ाता है, अननेसेसरी गुड्स में टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाता है। तो इलास्टिसिटी का यूजेस समझ में आया कि इलास्टिसिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, काहे पढ़ते हैं। चलो ये चैप्टर आज हम लोग का ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 चैप्टर 3 हम लोग का कवर हो गया, मतलब 2-2 मार्क्स का 2 चैप्टर हम लोग का कवर हो गया। 4 मार्क्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग को 50-50 मिनट हार्डली 1 घंटा का लगा है। तो होप करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है या कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ग्रोथ मिले, और शेयर करो अपने दोस्तों लोग के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।